बिहार की राजनीति में इस वक्त उठापटक की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ पासवान समाज पर लाठीचार्ज करते ही नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूर्णिया से संसद का रास्ता तय करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार को खुली चेतावनी दे दी है, नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से बढ़ते आपराधिक घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और ऐसे में पप्पू यादव ने खुले तौर पर नीतीश कुमार को यह चैलेंज किया है कि कहीं ना कहीं आप पुलिस जो प्रशासन है 24 घंटे के लिए हमारे अंडर कर दीजिए, और फिर देखिए पूर्णिया से 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी फरार होते हुए नजर आएंगे, पूर्णिया से बाहर का रास्ता देखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पूर्णिया में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से पासवान समाज अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर के पटना में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें बिहार पुलिस ने उन पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही लाठीचार्ज करते ही जो पासवान समाज है वो नीतीश सरकार के खिलाफ जो है आक्रोशित नजर आते हैं, भड़क जाते हैं, खुले तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर पर देखा जाए तो ये मुद्दा भी थमता नहीं है कि पप्पू यादव नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव खुले तौर पर कहते हैं कि बिहार जो है वो नीतीश सरकार में अपराधियों का सरगना बन गया है, अपराधियों का ठिकाना बन गया है, और नीतीश सरकार पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कह सकते हैं दुरुस्त करने में फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पप्पू यादव लगातार आक्रामक रूप नीतीश कुमार के खिलाफ दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई देखी जा रही है। फिलहाल संसद में किस तरीके से पप्पू यादव बिहार को लेकर के तमाम तरह की मांगे करते हैं, जरा सुनिए। करता है ये जो मजदूर है 40%, 10 साल के अंदर इस पर कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया। खास तौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में आप उठा करके देखिएगा, जितनी प्राइवेट नौकरियों की बात आई नियोजित, उस पर कभी भी आज तक सभापति महोदय निजी आरक्षण को लेकर के वर्तमान सरकार 10 सालों में कभी भी किसी भी बजट में प्राइवेट आरक्षण को लेकर एसटी एससी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जब आपने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसी का एक हिस्सा है बजट में जो आया है ओबीसी वर्ग के लिए, जिनकी राह में कठिनाई, छात्रों की प्री 210 करोड़, पोस्ट मैट्रिक 10 करोड़, लगभग 921 करोड़, छात्रवृत्ति नेशनल फेलोशिप 55 करोड़, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम 25 करोड़ तथा छात्रावास योजना पर 45 करोड़ रुपया की अनुमानित, मतलब 2024 के बजट अनुमान के पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा विकास के लिए योजना सरकार में बहुत कम घटा दिया एसटी एससी का और ओबीसी का। एक तरफ आप अत्यंत पिछड़ा ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, एक तरफ उनकी इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं। विदेश जो एसटी एससी ओबीसी के बच्चे जा रहे थे उसके लगभग पैसे आपने 3 हिस्सा कम कर दिया। तो मेरा उसमें कहना बिल्कुल साफ है कि अध्यक्ष महोदय, सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, वो सबसे ज़्यादा है एजुकेशन, हेल्थ, नरेगा, विडो। मैं सभापति महोदय विडो के बारे में जो 6 पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, निःशक्त पेंशन है, मैं सरकार से जानना चाहूँगा ये 300 रुपया कब तक आप दोगे? 400 रुपया कब तक? क्या इस पेंशनधारी को 1000 से 2000 रुपया वृद्धा पेंशन को क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? दूसरी चीज, नरेगा जिस पर मजदूर निर्भर है, मनरेगा की स्थिति को आपने कितना कम बजट दिया है, आप इसको देख लीजिए। दूसरा चीज जो हेल्थ सेक्टर है, ग्रामीण स्तर पर जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट है, जो संक्रमण बीमारी है, जो ओबीसी अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग आर्थिक रूप से वो नहीं कर पा सकता है, तो क्या आपने ऐसी कोई योजना बजट में कि जो
ऐसा आयुष्मान तो कहीं है फेल्योर है, तो क्या आप कोई ऐसी योजना जिसमें कैंसर, हार्ट, ब्रेन ट्यूमर, इसका इलाज फ्री और दवाई जो लगातार वृद्धि हो रही है, और ग्रामीण स्तर पर किसी भी अस्पताल का जहां डॉक्टर नहीं है, 76 अध्यक्ष महोदय 12 मिनट में 76% लगभग डॉक्टर नहीं है, लगभग टेक्नीशियन और लैब नहीं है, सरकारी अस्पताल कहीं भी दवाई नहीं देता है, गुणवत्ता नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है, आप इस पर नहीं कुछ बोले। मेरा सिर्फ आपसे अंत में कहना यह है कि आपने जाति जनगणना, मेरा कहना है कि अध्यक्ष महोदय कि जाति जनगणना के लेकर के आपकी क्या राय है, इस पर आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर के ओबीसी अत्यंत पिछड़ा जो जेएनयू है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ करना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा कोसी, सीमांचल, पूर्णिया की। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पूर्णिया में IIT और IIM का हब, सीमांचल पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान सहरसा। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव कहीं ना कहीं तमाम तरह की मांगे जो है वो संसद में उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और खास तौर पर बिहार के लिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से पूर्णिया में एक शोरूम के अंदर जो घटना देखने को मिली, दिल दहला देने वाली, उससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव काफी ज्यादा आहत होते हुए नजर आए, और इसी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से जो पासवान समाज के लोग थे वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं आक्रामक रूप से जो है हो रहा था, और इसी के चलते जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज कर दिया। और फिर क्या था, पासवान समाज जो है नीतीश सरकार के खिलाफ भड़क गया। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा नीतीश कुमार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पासवान समाज जो है बिहार में 5 से 6% है, और अगर पासवान समाज नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाता है तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखा जाए तो परिस्थितियां जो एनडीए में इस वक्त बनी हुई है बिहार में, खास तौर पर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से जो है भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे के कारण नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब से आरजेडी से बगावत कर एनडीए में शामिल हो गए उसी वक्त ये बात जो है वो कहीं ना कहीं तय हो गई थी कि जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि लगातार वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि मैं अपना मुरैठा जो है उसी दिन हटाऊंगा जिस दिन नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर दूंगा। फिलहाल चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों पर जो लाठीचार्ज का मामला देखने को मिला था, कहीं ना कहीं पासवान समाज जो है चिराग पासवान की जो कह सकते हैं आश्वासन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान भी काफी ज्यादा इससे आहत हुए हैं, और उन्होंने इस मांग को लेकर के नीतीश कुमार से बात की है। फिलहाल देखा जाए तो पप्पू यादव बिहार की राजनीति में लगातार जो है अपना विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था लोकसभा चुनाव से पहले, और इसी को देखते हुए इस उम्मीद में कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है पूर्णिया से उन्हें उम्मीदवार बना दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और सीट बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस जो है उलझती हुई नजर आती है। पूर्णिया सीट सीधे तौर पर आरजेडी के खाते में जाती है, और आरजेडी और पप्पू यादव की पुरानी जो दुश्मनी है उसका खामियाजा एक बार फिर से भुगतने को मिलता है पप्पू यादव को, और कहीं ना कहीं मजबूरन पप्पू यादव को कह सकते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां से बीमा भारती को आरजेडी अपना उम्मीदवार बना देती है, और बीमा भारती जेडीयू से बगावत करके आरजेडी में शामिल हुई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीमा भारती लोकसभा चुनाव भी हार गई, और रुपौली सीट जो कि पूर्णिया के अंतर्गत आता है वो सीट भी कहीं ना कहीं हार गई उपचुनाव में। लेकिन इस हार के साथ ही पप्पू यादव सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी, पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिमाकत की थी, उसी वजह से कहीं ना कहीं जो है बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल देखा जाए तो पप्पू यादव जो है लगातार
जो है पूर्णिया की जनता के लिए संसद में अपनी मांगों को जो है रख रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने संसद में आवाज उठाया, जाहिर सी बात है सरकार की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और जिसके चलते पप्पू यादव नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जनता से यह वादा किया था और वादा पूरा नहीं हुआ और नीतीश कुमार के पास यह सुनहरा मौका था कि जब उनकी बदौलत एनडीए की सरकार जो है केंद्र में बनी हो, ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है केंद्र सरकार के लिए नीतीश कुमार की मांगे पूरी करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलहाल इस साल की बजट की बात करें तो बजट में जो है कहीं ना कहीं 26,000 करोड़ बिहार को मिलता है। अब देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कौन सी वो परियोजना लागू करते हैं, कौन सी जो योजना है वो लाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।